हेलो एस्पिरेंट्स। तो कल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 के रिवोल्ट तक करा दिया था जो और आपको पता है कि 1857 का रिवोल्ट 1857 की क्रांति फेल हो गई थी। ठीक है, फेल होने के अलग अलग कारण थे। तो अब हम उससे आगे की पढ़ेंगे, आगे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार, क्योंकि 1857 की क्रांति फेल हो गई थी। तो फेल होने के कारण अब लोग क्या करेंगे? एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, पढ़ा लिखा भारतीय मध्य वर्ग के लोग रीजन फाइंड आउट करेंगे कि ये रिवोल्ट फेल कैसे हो गया था, उनमें कुछ सुधार करेंगे। तो वो रीजन देखेंगे सामाजिक और धार्मिक। समाज किसमें? सामाजिक और धार्मिक में बटा हुआ था, बंटवारा था जात पात में। ठीक है, जात पात, ऊंच नीच एक्सेट्रा। यूनिटी की कमी थी, फ्रीडम नहीं थी, इतनी लेडीज को तो फ्रीडम ही नहीं थी। तो अब वो क्या करेंगे? रिफॉर्म करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सुधार। तो इसीलिए क्या होगा? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म होंगे। तो जो सुधार करेंगे वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? वो सुधारक कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? सुधारक कहलाएंगे, रिफॉर्मर। तो हम इस आज की वीडियो में हम रिफॉर्मर के बारे में, सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद में 1857 के बाद में क्या क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया था भाई। एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे वो लोग, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव था कि लोगों को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश पढ़ाएंगे और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनको यूज करेंगे। सिर्फ इंडियन को यूज करना था कि वो फेस से तो क्या हो, भारतीय हो, इंडियन हो, बट क्या दिमाग से क्या हो? दिमाग से क्या हो? आंग्ल हो। ठीक है, ब्रिटिशर्स हो। दिमाग से, माइंड से ब्रिटिशर्स हो। ठीक है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो भी दो तरीके के लोग थे उनमें भी। ठीक है, एक तो थे ओरिएंटलिस्ट, मतलब कि प्राच्यवादी। प्राच्यवादी जैसे कौन होते हैं प्राच्यवादी? ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? जिन्हें पूर्व ईस्ट इंडिया की संस्कृति का गहन ज्ञान हो। ठीक है, ऐसे प्राच्यवादी जिन्हें हमारी इंडिया की संस्कृति का गहन ज्ञान हो, डीप नॉलेज हो, वो होते हैं प्राच्यवादी। और अंग्रेज भारतीय संस्कृति को समझे और भारतीयों को का सहयोग करे, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करे। ये इसलिए थे कि ताकि इंडियंस को बेवकूफ बनाया जाए कि हम तुम्हारी संस्कृति को समझ रहे हैं, तुम्हें मौका दे रहे हैं और हम तुम्हारे लिए एजुकेशन ला रहे हैं। इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। और इनके सहयोगी कौन थे? नथेनियल हॉलहेड। नथेनियल हॉलहेड। ठीक है, हेनरी टॉम्स कोलबुर्क थे और H.T. प्रिंसेप भी थे। ठीक है, ये इनके सहयोगी थे विलियम जोन्स के। और एक थे एंग्लोसिस्ट, आंग्लवादी या पाश्चात्यवादी, जो ये कहेंगे कि पश्चिम की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी है, इंडिया में बहुत बुरी हालत है एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है, तो हम ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है सिर्फ विलियम जोन्स। प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट के कौन लीडर थे? विलियम जोन्स थे। और एंग्लोसिस्ट कौन थे? आंग्लवादी थे। अब हम विलियम जोन्स के बारे में देखेंगे। देखो, ये कह रहे थे कि ब्रिटिश से लोगों को बुलाया जाए और यहाँ के जो बुक्स थी, संस्कृति की बुक्स थी,
उनको समझे और उनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, तो इसमें ज्यादा पैसा खर्च होता था। पर फिर भी कुछ कह के कुछ लाके चार्टर एक्ट लेके आए ये लोग। चार्टर एक्ट कौन सा? 1813 का चार्टर एक्ट में क्या किया गया? शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति मिली थी। साल में 1 लाख रुपए खर्च करना था शिक्षा पर। देखो विलियम जोन्स कौन थे भाई? भाषाविद थे, लिंग्विस्ट थे ये मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा को जानने वाले भाषाविद। इन्होंने क्या किया था? 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी, स्थापना की थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी थी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पत्रिका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एशियाटिक रिसर्च पत्रिका। ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में बनाई गई थी 1784 में, ये DSSB में आई हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट है, DSSB में आई हुई है। विलियम जोन्स ने बनाई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कहाँ बनाई थी? कलकत्ता में। कब बनाई थी? 1784 में बनाई थी। ठीक है। चार्ल्स विल्किंस, आगे देखो, चार्ल्स विल्किंस ने अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। विलियम जोन्स ने भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी एजुकेशन के लिए। देखो विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी कलकत्ता में। और जो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने 1781 में, मतलब कि विलियम जोन्स से पहले ही कलकत्ता मदरसा की स्थापना कर दी थी। फिर देखो 1830 में वर्नाकुलर भाषा, मतलब कि देशी भाषा, वर्नाकुलर क्या होती है? देशी भाषा पर स्कूल रिपोर्ट आई, जिसे विलियम एडम रिपोर्ट कहा गया। विलियम एडम रिपोर्ट। और इस विलियम एडम रिपोर्ट में क्या था? इन्होंने कहा था कि इंडियंस की स्कूली शिक्षा बहुत ही लचीली है। कैसी है? लचीली है, ना कोई टाइम होता है आने का, ये रिजिड नहीं है, बहुत ही खराब हालत है। ठीक है। 1830 में वर्नाकुलर भाषा पर स्कूल रिपोर्ट दी थी। किसने? विलियम एडम ने दी थी, विलियम एडम रिपोर्ट। ठीक है, देखिए आगे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसके बाद में 1784 में क्या किया था? 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया था? विलियम जोन्स ने ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी कलकत्ता में। ठीक है, अब आगे देखो 1791 में जोनाथन डंकन वाराणसी में संस्कृत कॉलेज खोला था, जो हिंदू कॉलेज बना था बाद में। ठीक है, 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी के अंदर संस्कृत कॉलेज खोला था, जो हिंदू कॉलेज भी था। 1830 विलियम एडम रिपोर्ट आई थी, बेस्ड ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, देसी भाषा पर आधारित थी ये रिपोर्ट विलियम एडम की। कब आई थी ये? 1830 में आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1830 में आई थी। अब देखो ये तो थे कौन? ओरिएंटलिस्ट थे ये, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम एडम, ये सब। ठीक है, बट अब आएंगे कौन? अब आएंगे आंग्लवादी, एंग्लोसिस्ट आएंगे। एंग्लोसिस्ट को लीड कौन कर रहे थे? जेम्स मिल कर रहे थे। ठीक है, जेम्स मिल कर रहे थे। इनकी एक बुक भी है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये यहाँ इंडिया में नहीं आए, जेम्स मिल इंडिया में नहीं आए, पर इन्होंने वहीं रहकर ये बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में
डिवाइड किया है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंडिया की हिंदू हिस्ट्री थी, मुस्लिम हिस्ट्री थी और फिर ब्रिटिश हिस्ट्री थी। ठीक है, ये बुक आई हुई है, जेम्स मिल की आई हुई है ये बुक। और इसके बाद में जेम्स मिल के बाद में कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये मैकॉले के नाम से, लॉर्ड मैकॉले, आप सबने सुना भी होगा। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले मतलब कि लॉर्ड मैकॉले। इन्होंने कहा था कि सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे ये। वेस्टर्न एजुकेशन को अच्छा बताते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंग्लिश एजुकेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर एक अलमारी होती है, एक अलमारी में एक शेल्फ होती है, तो वो एक शेल्फ के अंदर जितनी बुक आती है वो बुक भी इंडियन की जो जितनी भी संस्कृति है, जितनी भी बुक्स है, उससे ज्यादा होती होंगी। हमारी एक अलमारी का एक शेल्फ, एक हिस्से में रखने वाली, शेल्फ में रखने वाली बुक्स भी इंडियन बुक्स से ज्यादा होंगी। उनका ये कहना था। और मैकॉले ने क्या कहा था कि सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्पंदन की थ्योरी दी थी। निस्पंदन की थ्योरी इन्होंने दी थी, फिल्ट्रेशन की थ्योरी इन्होंने दी थी कि हम कुछ व्यक्तियों को पढ़ाएंगे, वो औरों को पढ़ाएंगे और वो औरों को पढ़ाएंगे। उन्होंने ऐसा बोला था कि सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला था लॉर्ड मैकॉले ने। आगे देखिए, 1854 में वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र आया था, वुड डिस्पैच आया था। ठीक है, चार्ल्स वुड, असली नाम था चार्ल्स वुड का एक घोषणा पत्र आया था। उसमें क्या कहा था? इंग्लिश को हायर एजुकेशन का माध्यम बना दिया गया था। इसमें इंग्लिश कंपल्सरी कर दी थी हायर एजुकेशन में, ताकि पढ़े लिखे लोग भारतीय अंग्रेज बन जाएं। पढ़े लिखे लोग क्या बन जाए? भारतीय अंग्रेज बन जाएं। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन सबको दी जाए, वेस्टर्न एजुकेशन सबको दी जाए। उससे क्या होगा कि पढ़ा लिखा भारतीय मध्य वर्ग ब्रिटिश रूल्स पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये चाहते थे कि मध्य वर्ग के लोग पढ़े लिखे वो भारतीय अंग्रेज बन जाए, अंग्रेजों के समर्थक बन जाए। बट उनका इस चीज का फायदा आम लोगों ने भी उठाया जो पढ़े लिखे थे। उन्होंने ब्रिटिश के रूल्स पर भी सवाल खड़े करे। ये लोग और लोगों को समझाएंगे, हेल्प करेंगे और हमारी कमियों को भी दूर करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में तो हेल्प की थी और ये लॉयल एंड ओबीडिएंट सर्वेंट भी बन गए थे, क्योंकि यहाँ पर सिविक्स ले आए थे अंग्रेज ब्रिटिशर, इसलिए ये लॉयल एंड ओबीडिएंट सर्वेंट भी बन गए थे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करने लगे थे। बट जब पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो उनकी डिमांड भी ज्यादा होगी, ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादा स्कूल कॉलेज ज्यादा खोलो यहाँ पर, और उनकी सप्लाई मतलब ज्यादा स्कूल्स खोलने के पक्ष में वो लोग थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल पर सवाल खड़े किए। भारत में इंग्लिश एजुकेशन का समर्थक लोगों ने भी समानता, स्वतंत्रता और तर्क ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। सबके साथ समानता के साथ में वो थे। तो अब सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हुए। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन्होंने लोगों को सुधारना शुरू किया। वो सुधारक बन गए, रिफॉर्मर बन गए। इनमें सबसे पहले फर्स्ट रिफॉर्मर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय बन गए थे फर्स्ट सुधारक।
सबसे पहले यही थे हमारे रिफॉर्मर। ठीक है, देखिए जब भी सोशल रिफॉर्मर कोई भी आएगा तो या तो वो अपने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तक या लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए तीन चीजें करेगा। क्या करेगा? या तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, संगठन बनाएगा, या वो कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन छापेगा, या फिर वो कोई बुक लिखेगा ताकि लोगों तक उसके विचार पहुंच सके। ठीक है, उस राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में 1828 में। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, ये डेट भी याद रखना और ये समाज, ये ऑर्गेनाइजेशन भी याद रखना। किसी की एक चीज होगी, दो चीज होगी। ठीक है, तो न्यूज़पेपर उनका कौन सा था? संवाद कामेरी। और दूसरा मीरात उल अखबार और ब्रह्मनिकल मैगजीन। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, और उनकी जो बुक थी प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस और तोहफत उल मुवाहिदीन, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड, एक और देखते हैं, दयानंद सरस्वती जी। देखो, हाँ, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ में आवाज उठाई थी। सती प्रथा के खिलाफ थे ये। तो क्या हुआ था? 1829 में ही एक्ट पास हो गया था सती प्रथा के खिलाफ। सती प्रथा बंद हो गई थी। ठीक है, सती प्रथा बंद करवा दी थी राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिशर्स से मिलकर, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से मिलकर। तो कुछ सुधार किए थे। दयानंद सरस्वती जी, वेदों की ओर लौटो, ये नारा उन्होंने दिया था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? बम्बई में 1875 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि पुराना जो वेद है, पुराना जो भारतीय इतिहास है, उसकी तरफ लौटो आप। आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। और कहाँ की थी? बॉम्बे में 1875 में दयानंद सरस्वती ने। उनकी कोई मैगजीन नहीं थी, कोई न्यूज़पेपर नहीं था, बट उनकी बुक थी सत्यार्थ प्रकाश और उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये किसके? विधवा विवाह के खिलाफ थे। ये किसके खिलाफ थे? विधवा विवाह के खिलाफ। विधवा विवाह के खिलाफ थे। और इन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई। इनकी एक पत्रिका थी या न्यूज़पेपर बोल सकते हो, सोम प्रकाश, ये बंगाली लैंग्वेज में थी और इनकी कोई बुक भी नहीं है। ठीक है, इनकी कोई बुक भी नहीं है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के खिलाफ थे। और दयानंद सरस्वती, बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और सत्यार्थ प्रकाश नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले फर्स्ट रिफॉर्मर हुए थे। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। और इन्होंने ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी कलकत्ता में 1828 में। और 1829 में ही सती प्रथा का एक्ट आ गया था और वो बंद हो गई थी। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये याद हो जाएगी, ब्रह्म समाज से आपको ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कामेरी, मीरात उल अखबार, ये अखबार शुरू किए थे। तो गाइस, ये यहाँ पे आज हमारा ये फिनिश होता है। अब हम इसके बाद में कल इस आगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो इन रिफॉर्मर्स ने या और भी लोगों ने क्या क्या किया था वो पढ़ेंगे। और हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की
आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल हम इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू कर देंगे, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।